हेलो दोस्तों, YouTube के हमारे इस क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है। इस क्लास में आज हम राउल्ट्स के नियम का अध्ययन करेंगे, समझेंगे इसे। यदि इसका वीडियो आपको समझ में आता है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी दबा दें। आइए हम इसमें जानते हैं कि राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन का नियम क्या कहता है। राउल्ट्स का यह नियम अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए है। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। आइए इसे जानने से पहले हम जानते हैं कि वाष्पदाब का अवनमन क्या होता है। देखिए, शुद्ध विलायक की वाष्पदाब तथा विलयन के वाष्पदाब के अंतर को, कितना उसमें अंतर आ रहा है, उसे ही हम वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया गया है कि पी नॉट विलायक का वाष्पदाब है और पी एस जो है यह विलयन का वाष्पदाब। पी नॉट अर्थात विलायक का जो वाष्पदाब होता है विलयन के वाष्पदाब से सदैव अधिक होता है। तो वाष्पदाब का अवनमन निकालने के लिए क्या करते हैं, विलायक के वाष्पदाब में से विलयन का यदि हम वाष्पदाब घटा देते हैं तो हमें वाष्पदाब का अवनमन मालूम चल जाता है कि कितने वाष्पदाब में कमी हुई है। वाष्पदाब का अवनमन पी नॉट माइनस पी एस। अब उसके बाद से है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। यह क्या होता है, इसका डिफिनीशन सुन लीजिए। वाष्पदाब के अवनमन पी नॉट माइनस पी एस क्या है आपका, वाष्पदाब का अवनमन। वाष्पदाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को हम वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। पी नॉट माइनस पी एस यह क्या है, वाष्पदाब का अवनमन, और पी नॉट क्या है, यह शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। यानी कि वाष्पदाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को हम वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। उसके बाद से एक तथ्य है, मोल अंश क्या होता है। इसे हम मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल भिन्न भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मोल अंश क्या होता है। मिश्रण के किसी अवयव का मोल अंश बराबर होता है अवयव के मोलों की संख्या बटे मिश्रण की कुल अवयव की संख्या। कुल अवयव के मोलों की संख्या। किसी मिश्रण में, मिश्रण किससे बनता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। तो मिश्रण में एक नहीं, एक तो कहेंगे नहीं, एक रहेगा तो मिश्रण कहलाएगा नहीं। एक पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ, दो हो तीन हो,
तो जब इन अलग अलग पदार्थों को आपस में हम मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। अब मिश्रण में किसी एक अवयव का, किसी एक घटक का यदि मोल अंश ज्ञात करना है तो इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लें। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम जानते हैं विलायक और विलेय, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं, विलेय को सॉल्यूट कहते हैं। यह दोनों जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन अर्थात विलयन बनता है। तो विलयन हमारा क्या है? एक मिश्रण है। इसमें कौन कौन से अवयव हैं? एक आपका विलायक है और एक अवयव, एक घटक आपका विलेय है। यदि मान लीजिए विलयन में किसी एक अवयव का यदि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करें? जैसे मान लीजिए विलयन में, विलयन क्या है? मिश्रण के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? विलयन, क्योंकि विलयन हमारा एक मिश्रण है, होमोजीनस, समांगी मिश्रण। विलयन में यदि हम किसका मोल अंश निकालना चाहें? विलेय का, विलेय का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा? विलेय क्या निकालना है तो क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को हम इस मालयन से मान लीजिए दर्शाते हैं, बटे क्या लिखा गया है? मिश्रण के कुल अवयव के मोलों की संख्या। कुल अवयव मिश्रण में क्या क्या है? विलेय है और विलायक है, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या जिसे हम स्मॉल n से दर्शाते हैं, प्लस विलायक के मोलों की संख्या जिसे हम कैपिटल N से दर्शा देते हैं। उसी प्रकार से यदि विलयन में हमें विलेय का नहीं बल्कि विलयन में हमें किसका निकालना है? विलायक का मोल अंश निकालना है, तो क्या होगा? विलायक के मोलों की संख्या जिसे हम कैपिटल N से दर्शाते हैं, बटे विलेय के मोलों की संख्या जिसे स्मॉल n से दर्शाते हैं, प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है? यदि विलयन में विलेय के मोल अंश निकालना होता तो क्या होता? लिखा गया यहाँ पे n अपान n प्लस कैपिटल N। वहीं यदि विलयन में विलायक का निकालना है तो क्या होगा? कैपिटल N अपान n प्लस कैपिटल N। यानी कि हम देख लेते हैं डिफिनीशन कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मिश्रण के किसी अवयव का मोल फ्रैक्शन उस अवयव के मोलों की संख्या तथा उस मिश्रण के कुल अवयव के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को, उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। इन तीन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। और जिसका विलयन में जिसका मूल अंश मिश्रण, जो कि जैसे विलयन है एक मिश्रण है, तो किसी भी मिश्रण में जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं और फिर नीचे उन दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद से अब हम जानते हैं कि राउल्ट्स का नियम क्या कहता है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम जानते हैं कि राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का नियम क्या कहता है। राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का यह जो नियम है, यह अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए है। राउल्ट ने
अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयन के वाष्प दाब अवनमन पर अनेक प्रयोग किए। राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने अवाष्पशील पदार्थों को विलायक में मिलाकर विलयन बनाया और उस विलयन के वाष्प दाब में कितनी कमी हो रही है, वाष्प दाब में कितने का अवनमन हो रहा है, इस पर उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट ने अपने नियम में यह बताया कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू विलेय के मूल प्रभाज क्या होंगे? विलेय के मोलों की संख्या n अपॉन विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इस नियम से राउल्ट के इस नियम से यह स्पष्ट होता है कि वाष्प दाब का अवनमन विलयन का एक अणुसंख्य गुणधर्म है। यानी कि विलयन में विलेयों की संख्या विलायकों की संख्या मतलब मोलों की संख्या के बढ़ने और घटने से उसके वाष्प दाब में परिवर्तन होता है। इसलिए यह वाष्प दाब का अवनमन जो है यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है, ऐसा राउल्ट का नियम कहता है। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण राउल्ट का नियम निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलायक के मूल प्रभाज के बराबर होता है। पहले अभी बताया गया राउल्ट का नियम यह कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है कि वाष्प दाब में कितने की कमी हो रही है, वाष्प दाब में कितना अवनमन हो रहा है, यह विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज पर निर्भर करता है। ठीक है। वहीं हम इसे चाहें तो और भी तरीके से लिख सकते कि विलयन का जो वाष्प दाब आता है वो तो कमी था यहाँ पे कि कितने का अवनमन हो रहा है, और यहाँ पे बता रहा है कि विलयन का वाष्प दाब कितना है, यह किसके ऊपर निर्भर करता है? विलायक के मूल प्रभाज के ऊपर निर्भर करता है। यदि विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होगी तो विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा, यदि विलयन में विलायक की मात्रा कम होगी तो उस विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वहीं इसमें हम देखें तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में यदि विलयन में विलेय के मोलों की संख्या कम है तो अवनमन कम होगा, यदि विलेय के मोलों की संख्या अधिक है तो अवनमन जो है अधिक होगा। तो आइए हम जानते हैं, इसे हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? PS बताया गया कि विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। P नॉट इक्वल टू n अपॉन n प्लस, यानी कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है यह विलायक के मूल प्रभाज के
बराबर होता है उसमें विलायक के मोलों की संख्या कितनी है। आइए इस आधार पे हम जानते हैं अवाष्पशील विलेयों के आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? किस विलयों के? अवाष्पशील विलयों के। बताया गया है कि जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। वास्तव में ऐसी बहुत कम विलयन है जो आदर्श विलयन की सदृश व्यवहार करते हैं। अधिकांश विलयन जो होते हैं राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। यह जान लीजिए कि अवाष्पशील विलयों के आदर्श विलयन, अभी बताया गया कि आदर्श विलयन वे विलयन कहलाएंगे जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, और राउल्ट के नियम का पालन वही विलयन करेंगे जो अति तनु होंगे, बहुत ज्यादा वह डाइल्यूट होंगे, तो ही वह विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन करेंगे और वे विलयन आदर्श विलयन कहलाएंगे। ऐसा विलयन बहुत ही कम पाया जाता है। वहीं यदि विलयन आपका सांद्र है, तनु नहीं है, तो वह उससे विचलन प्रदर्शित करेगा, यानी कि वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे कि राउल्ट का नियम, यहां हम पढ़े राउल्ट का नियम किसके लिए? अवाष्पशील विलयों के लिए। जब आगे हम पढ़ेंगे कि वाष्पशील विलयों के लिए, वाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम, तो उस समय आदर्श विलयन के विषय में बताया जाएगा। आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है, उसमें आपका धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या होता है, तो उसे हम अगले राउल्ट के नियम में बताएंगे द्विअंगी विलयनों के लिए। आइए इसमें अब हम जानते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है इनका। राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों, यह ध्यान दीजिएगा, अवाष्पशील पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत अपघट्य और एक होता है वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अपघट्य हो या वैद्युत अनपघट्य हो, या दोनों पदार्थ कैसे हो सकते हैं? अवाष्पशील हो सकते हैं। इन्हें हम कितना हूं गर्म करें यह वाष्पित नहीं होंगे। जैसे हम बात करें साल्ट, शुगर, यह दोनों पदार्थ अवाष्पशील पदार्थ। लेकिन साल्ट की बात करें जिसका सूत्र होता है NaCl, तो यह अवाष्पशील पदार्थ है साल्ट, लेकिन कैसा है? वैद्युत अपघट्य। जैसे ही हम नमक को जल में घोलकर विलयन बनाएंगे तो यह तुरंत Na+Cl- आयनों में टूट जाएगा, इसका अपघटन हो जाएगा। ठीक है। वहीं हम चीनी की बात करें जिसका आणविक सूत्र होता है C12H22O11,
यह भी अवाष्पशील पदार्थ है, लेकिन कैसा है, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। इसे यदि हम घोलते हैं तो यह अपने अणुओं में नहीं टूटेगा, यह उसमें विलीन हो जाएगा। अब उसके बाद से हम देखें, बताया गया है कि राउल्ट का यह जो नियम है किसके लिए, केवल अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के लिए। कारण क्या है, देखिए, यदि हम 1 मोल चीनी घोल रहे हैं उस विलयन में, तो 1 ही मोल उसके अणु होंगे। 1 मोल कितने बराबर होता है, 6.02 × 10 की घातीय 23 मॉलिक्यूल। यदि 1 मोल हम चीनी घोल रहे हैं किसी विलयन में, तो उस विलयन में चीनी के इतने अणु होंगे। क्यों, क्योंकि चीनी क्या है, आपका वैद्युत अनपघट्य पदार्थ, यह जल में घुलने के बाद से अपघटित नहीं हो। वहीं हम बात कर लेते हैं नमक की। तो नमक का यदि हम 1 मोल नमक घोल कर विलयन बना रहे हैं, तो तुरंत यह नमक जो है 1 मोल Na+ बना लेगा और 1 मोल Cl- आयन बना लेगा। यानी कि उसमें अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। वैद्युत अपघट्य अवाष्पशील पदार्थों का जो विलयन होगा वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। वहीं वैद्युत अनपघट्य पदार्थों के जो अवाष्पशील पदार्थों के जो विलयन होंगे वह राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। यह उससे विचलन प्रदर्शित करेगा। कारण क्या होगा कि इसमें अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। उसके बाद से है कि राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के ऊपर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। राउल्ट का नियम उन्हीं विलयनों के ऊपर लागू होगा, उन्हीं अवाष्पशील पदार्थों के ऊपर लागू होगा, उन्हीं अवाष्पशील विलेय पदार्थों के ऊपर लागू होगा जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे। उसके बाद से बताया गया है कि वैद्युत अपघट्य, अभी कुछ देर पहले बताया कि वैद्युत अपघट्य जब विलयन बनाते हैं तो यह अपने आयनों में टूट जाते हैं, इनके अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, उससे विचलन प्रदर्शित करते हैं। फिर यदि कोई पदार्थ ऐसा है, कोई ऐसा विलेय पदार्थ है जिसको हम जब विलायक में घोल रहे हैं तो वह आपस में संगुणित हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। यदि 2 मोल घोलें और वे सभी आपस में जुड़कर 1 मोल हो गए, यानी कि हम माने 2 मोल घोले और वो आपस में जुड़ गए हैं, यानी कि अणुओं की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो वह भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, वह भी राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाएंगे। यह थी राउल्ट के नियम की सीमाएं। उसके बाद से है इसके बाद से हम जान रहे हैं कि राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थों के अणुभारों की गणना हम किस प्रकार करेंगे। तो बताया गया है कि राउल्ट के नियम की सहायता से वाष्प दाब के अवनमन के मापन द्वारा अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थों के अणुभारों की गणना की जा सकती है। राउल्ट का नियम यह कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 - PS/P0 जो होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वहीं
इसमें हम देखें तो पी नॉट क्या है आपका, यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। पीएस विलयन का वाष्प दाब है। स्मॉल एन जो है विलेय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल एन जो है विलायक के मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है, मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है, जिस पदार्थ के मोल की संख्या निकाल रहे हैं उस पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का अणु भार। भार को हम W से, अणु भार को हम M से दर्शाते हैं। ठीक है, यदि हम राउल्ट के इस नियम में मोलों की संख्या के स्थान पर भार बटे अणुभार का प्रयोग करें तो हमें निम्न सूत्र प्राप्त होगा। तो क्या होगा, P नॉट माइनस PS अपन P नॉट इक्वल टू, यह क्या है आपका विलेय के मोलों की संख्या है, स्मॉल एन माना गया है। तो मोलों की संख्या चाहे विलेय का हो चाहे विलायक का हो, यह क्या होता है भार बटे अणुभार। भार को हम लोग W से और अणुभार को इस M से दर्शाते हैं। यदि यहाँ पे स्मॉल एन माना गया है तो समझने के लिए हम इसको मान सकते हैं भार बटे अणुभार क्या होगा, स्मॉल W अपॉन स्मॉल M बटे स्मॉल W अपॉन स्मॉल M प्लस कैपिटल यहाँ पे n है तो यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल W बटे कैपिटल M। ठीक है, अभी बताया गया है कि राउल्ट का जो नियम होता है यह तनु विलयनों के लिए, वे विलयन जिसमें बहुत ही कम मात्रा में विलेय पदार्थ हो वही विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और यदि कोई विलयन अति तनु है तो उस विलायक में विलेय की मात्रा, विलेय के मोलों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम होगी। अतः हम स्मॉल n प्लस m इस विलयन को हम केवल n मान सकते हैं। क्यों यह क्या है, कैपिटल N क्या है, यह विलायक का मूल अंश है, स्मॉल n विलेय का मूल अंश है। तो हमने अभी आपको यह बताया कि राउल्ट का नियम उस विलयनों के लिए लागू होता है जो बहुत ही ज्यादा तनु हो, यानी कि जिसमें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम हो। तो n प्लस n के स्थान पे हम केवल क्या मान सकते हैं, कैपिटल N मान सकते हैं, यानी कि उसमें विलेय बहुत कम है तो उसे हम पूरा का पूरा विलायक ही मान लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस स्थान पर P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू W स्मॉल W अपॉन स्मॉल M अपॉन, इसके स्थान पे हम क्या मान सकते हैं, n प्लस n के स्थान पे हम क्या मान सकते हैं n, और n के स्थान पे हम केवल क्या मान सकते हैं कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह न लिखकर हम सीधे क्या लिखेंगे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इसे हम और चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू स्मॉल W अपॉन स्मॉल M गुणे कैपिटल M बटे कैपिटल W। इस समीकरण के माध्यम से हम राउल्ट के इस नियम के इस समीकरण के माध्यम से हम अवाष्पशील पदार्थों के अणुभारों की गणना कर सकते हैं। इस क्लास में बस इतना ही, फिर हम इससे संबंधित आप लोग न्यूमेरिकल लगाइएगा, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे आप लोगों के साथ। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, धन्यवाद।